पेरेटो प्रिंसिपल सुना है आपने? पेरेटो प्रिंसिपल स्टेट्स दैट 80% ऑफ द टाइम you do only 20% of the work and 20% of the time you do 80% of the work. Productivity matters. आमतौर पर आप देखें, आपने पूरी ज़िंदगी में कितने सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, पर जॉब लगती है आपकी सारे सब्जेक्ट में? नहीं, एक ही सब्जेक्ट में। क्या आपको दूसरे सब्जेक्ट की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी? पड़ी। 20%। कितना वर्क किया? 80%। Now you see why I'm telling you पेरेटो प्रिंसिपल। सीधा मतलब ये है, आप एग्ज़ाम की तैयारी करके जाइए, केवल थियरी पढ़ के जाइए, 80% ऑफ द थियरी, यू नो, ओनली 20% ऑफ द क्वेश्चन इज़ रिपीटेड ओवर एंड अगेन। आप ना पढ़ के जाना सुसाइडल है। नॉट आई एम सेइंग इम्पॉर्टेंट है पढ़ के जाना, ना पढ़ के जाना सुसाइडल है। तो आइए केवल लास्ट ईयर के उन क्वेश्चंस को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि आपके पूरे कोर्स से कितना 20% है जो आपके लिए 80% मैटर करता है। दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड हियर A.K. Pandey starting the course. Look, first question that I am talking, it is about previous year question and we'll be looking about last 10 year question. आप खुद भी अंदाज़ा पा जाएंगे कि केवल 20% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इनमें पढ़ा है और छूटे हैं या नए हैं। 80% ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम, and in case you have gone through the theory or just the concept that will be explained in between, that is sufficient to cover 100%. So let us see what is your first question. What is the function of galvanometer in the circuit? So you know, galvanometer is a device that is used to measure flow of current in the circuit. Mind it, ammeter is something different, voltmeter is something different, but galvanometer is something that measures not the amount of current, not the potential difference, but direction of flow of current. Now you see this part. Galvanometer is having this type of structure. It is Western type galvanometer with the needle is provided. It can show you deflection on both the side. Look, it is what? 0, it is 50, this is 50. Now depending on the direction of flow of current, look here, you connect it here and here, you allow the current to pass in this direction, so the needle will shift this way. Just opposite, you pass the current from this side to this side, this side to this side, you change the direction of flow of current and then the deflection will be this way. इसको और एक एग्जाम्पल से देखें, इसको एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। कहा ये कि आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है, अगर मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट इधर से चली, अगर मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट इधर से गई और इधर से गई किधर? राइट साइड को, तो डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ? 0 से शिफ्ट होकर के वो राइट साइड की तरफ टिल्ट हो गया। ये पर्टिकुलर ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट या चार्ज को दिखाती है। ये बताती है कि सही में सचमुच में करंट किधर है भी या नहीं है। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड। फाइन, कम बैक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट। हाँ सी, पहले तो एक बात ये समझें, एक करंट है क्या? करंट का मतलब एक प्रवाह, एक धारा, एक सी कंटिन्यूअस फ्लो। अब ये कंटिन्यूअस फ्लो किसी भी चीज़ का हो सकता है, दुग्ध धारा, द्रव धारा, गंगा जल की धारा, कुछ भी। बट यहाँ हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है? देयर हैज़ टू बी अ कंसिस्टेंट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल जोन टू लो पोटेंशियल जोन। जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है उधर से चार्ज का लो पोटेंशियल जोन की तरफ बहना, ये एक तरीके से कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज। और समय के हिसाब से कि एक सेकेंड में कितना फ्लो हो गया। सो द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स करंट। द नेम एंड डिफाइन SI यूनिट ऑफ करंट। सो SI यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट? इट इज एम्पियर। नाउ 1 एम्पियर हाउ विल यू डिफाइन? बिकॉज आई से current is defined as, because I say current is defined as time rate of flow of charge.
divided by time. So it is what it is, I is equal to what, it is Q by T, this much coulomb per second, or it is ampere. इट इज कूलम पर सेकेंड एम्पियर। अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो हो तो जितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, दैट अमाउंट्स टू व्हाट, 1 एम्पियर। तो आई से कि पहले तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने का तरीका देखिए। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वी विल राइट इधर कैपिटल ए, इन केस वी आर राइटिंग ए एम पी, सो वी विल राइट स्मॉल ए स्मॉल एम स्मॉल पी। ऐसा नहीं करेंगे कैपिटल ही कर देंगे, इंग्लिश वाले टीचर ऐसे ही बता देते हैं फर्स्ट लेटर हैज़ टू बी कैपिटल, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, द एम्पियर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द सरफेस at a rate of 1 coulomb per second. 1 coulomb charge has to flow in 1 second, then the amount of current in the circuit will be 1 ampere. 1 ampere is equal to 1 coulomb per second, that is 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. Simple, बस केवल इतना ही लिखना है। ध्यान रखें, थियरी में आपने पढ़ा होगा इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं, लेकिन जब तक पूछा ना जाए बिल्कुल नहीं बताना, शॉर्ट आंसर्स का है। टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, सही जगह एनर्जी इन्वेस्ट करिए। ओके, नाउ कमिंग बैक नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज व्हाई द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉय रादर देन प्योर मेटल। एलॉय का क्यों बनाते हैं? 3-4 रीज़न हैं। देखिए, पहला रीज़न, जब कभी भी हम एलॉय बनाते हैं सो देयर हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मेटल। अब इसका क्या होता है, आपके क्लासेस में उतना डिटेल में नहीं है, पर फिर भी आप देख तो सकते ही हैं। मान लेते हैं कि ये पहला एटम और इस पहले एटम के साथ नज़दीक में एक दूसरा एटम, इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी या इलेक्ट्रॉन्स को डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ फ्लो करिए। जब ऐसा चार्ज फ्लो कर रहा है तो उनका एक MOT डिफाइन हो जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट डिफाइन हो जाती है, जो पूरा का पूरा एटम एक निश्चित दिशा में फ्लो हो रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में फ्लो करते हैं। तो आप समझिए कि कुछ तो कन्फाइंड ऑर्बिट्स बन गई और कुछ फ्री ऑर्बिट्स बन जाएंगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है तो करंट का भी फ्लो आराम से बन गया। तो पूछा कि आपने जब कभी भी टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन को एलॉय का क्यों बनाते हैं, तो पहले कि ये 2 से ज़्यादा मेटल से मिलके बना होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर को पहुंच गए और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर को पहुंच गए। जब इलेक्ट्रॉन बाहर को पहुंचेंगे तो वो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बनाएंगे, लेकिन कोलाइड ज़्यादा करते हैं, और कोलाइड ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। जितना रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट। 2 मेटल्स को मिलाया तो दोनों के इन्फ्यूज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर में ज़्यादा हैं, इस वजह से उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अब अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो समझिए कि यूनिट डायमेंशन का रेजिस्टेंस बढ़ गया है, और अगर आप यूनिट डायमेंशन का रेजिस्टेंस बढ़ा तो जूल्स लॉ देखिए H=I²RT से वो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। सो फर्स्ट वन, द एलॉय आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more metals. As a result they just compound more and more electrons. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स, उतनी ज़्यादा हीट, उतना ज़्यादा कोलिजन, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, उतना रेजिस्टेंस तो उतनी ज़्यादा हीट। नेक्स्ट, its resistivity is higher than its constituent metal. रेजिस्टिविटी साहब बहुत बड़ी है। रेजिस्टिविटी बड़ी है तो इनहेरेंटली रेजिस्टेंस भी बड़ा है, तो हीट भी ज़्यादा डेवलप होगी। और बना भी तो हम टोस्टर ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन बना रहे हैं, इंटेंट ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो। नेक्स्ट, इट नीदर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड नॉर बर्न ईजिली एट हाई टेम्परेचर। देखिए, आप आमतौर पर आयरन को, जो आपके यहाँ विंडो ग्रिल्स में लगी होती हैं, अगर पेंट नहीं होता तो उसमें जंग लग जाता है,
ऑक्सीडाइजेशन हो गया। लेकिन कभी देखा इलेक्ट्रिक प्रेस के सरफेस पर कभी ऐसा हुआ हो, फिलामेंट में कभी जंग लग गया हो? ऐसा कभी नहीं होता। रीज़न इट इज़ हार्डली गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आप बर्निंग ईजली एट हाई टेम्परेचर, काम ही वही है कि गर्म होकर के ज़्यादा हीट, मैक्सिमम हीट डिस्पेंस आउट करना। थर्ड, इट शोज लेस रैपिड वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको जरा सीखें। हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से हम इसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल भी बना सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। पर हम ये बात देखें कि आमतौर पर रेजिस्टेंस इस रिलेशन से चेंज होता है। RT इज इक्वल टू वॉट? इट इज रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस at T degree Celsius. R naught is what? Resistance at 0 degree Celsius. Alpha is what? Temperature resistance coefficient. And delta T is what? It is change in temperature. चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आप थोड़ा सा टेम्परेचर बदलें तो रेजिस्टेंस बदल जाता है। अगर इसका बहुत थोड़ा सा रेजिस्टेंस बदलता है तो उससे हम एक पर्टिकुलर विशेष साइकिल में फंसने से बच जाते हैं। अब वो विशेष साइकिल क्या है जरा देखिए। हमने देखा हमारी साइकिल ऐसे को स्टार्ट हो रही है दैट देयर इज़ अ रिलेशन H इक्वल टू I²RT। इसमें आपने करंट बढ़ाया, करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। करंट बढ़ाने से पहले क्या हुआ? करंट बढ़ाने से पहले टेम्परेचर बढ़ा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि ये रिलेशन तो यही बता रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ गया। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो ये बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस यहाँ फीड हुआ। बस यही कह रहे हैं, पहले आपने कुछ करंट फ्लो कराई, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा, ये रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ यहाँ फीड हुआ और हीट बढ़ गई और टेम्परेचर बढ़ा और रेजिस्टेंस बढ़ा। साइकिल कंटिन्यूज, बट आई वांट टू मेक इट वी आर सिंपली ट्राइंग टू डिसेंसिटाइज इट। और डिसेंसिटाइज कैसे करेंगे? इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर चेंज के साथ कम से कम बदले या ना बदले। और अगर नहीं बदलेगी तो पक्का हो गया। अच्छा, नहीं बदल रहे हो यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू, ज़्यादा टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। अगर ये स्थिर है तो H की वैल्यू भी कांस्टेंट सी बनी रहेगी। और अगर H की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी तो कम से कम कॉइल तो नहीं जलेगी, जिसके लिए गर्म करने के लिए यूज़ करना है वो होता रहे, बट एटलीस्ट आवर कॉइल इज सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सर्किट डायग्राम prove that the reciprocal of equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of reciprocal of individual resistance। बड़ी भारी लैंग्वेज, बट पूछना थोड़ा सा चाहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो सिंपल, आ जाइए। मान लेते हैं कि हमारे पास ये पहला रेजिस्टेंस है या कुछ रेजिस्टेंसेज हैं जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। ये पहला रेजिस्टेंस है। अब पैरेलल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? ऐसे रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्टेड कहते हैं जिनमें करंट डिवाइड होती हो। तो ये मेन करंट आई, उसमें से पहले आर्म में करंट चली गई I1, दूसरे आर्म में चली गई I2, तीसरे आर्म में चली गई I3 और ये वापस कंबाइन हो गई। I1 प्लस I2 प्लस I3 सब की सब कंबाइन हो गई और इसको हमने जोड़ा है कैसे? एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये यहाँ की लगा दिया। अब इस सर्किट का हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट कहते हैं कि ये तीन रेजिस्टेंसेस थे, तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा करके एक अकेला रेजिस्टेंस लगाया जाए। पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2, तीसरा R3। इन तीनों को हटा करके एक अकेला रेजिस्टेंस लगाया जाए जो उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस पर, जितना पहले था उतनी ही करंट ड्रॉ करता है जितना तीनों मिलके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस पर उतनी ही करंट ड्रॉ करना है जितना तीनों मिलके करते थे। ठीक है कि इन्होंने आपस में I1, I2, I3 बांट लिया, लेकिन मेन सर्किट से तो I करंट को ही विड्रॉ किया, उतनी ही करंट इसको भी विड्रॉ करना चाहिए। ओके,
अब आप देखें कि हमने पहले रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल मान लेते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, राइट। तो हमने ए बी टर्मिनल के बीच में देखा कि यहाँ से देखें, ये मान लेते हैं 6 वोल्ट का है, ये डमी डेटा है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वाई कॉमन पोटेंशियल एग्जिस्ट्स अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, +3, यहाँ कितना है -3, +3 -3 इज व्हाट इट इज 3 - 3, 3 - -3 इज 6, ठीक है। तो हमने ए से पूछा भाई आपका पोटेंशियल कितना है, कहा 3, बी से पूछा कितना है -3, यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो नहीं रहा है क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 6, जो कि इस पोटेंशियल V के बराबर है। फिर हमने C और D से पूछा, तो C पॉइंट पर पोटेंशियल है +3, D पॉइंट पर पोटेंशियल है -3, तो C D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया 6 वोल्ट। इसी तरीके से E और F के बीच में देखा, यहाँ था +3, यहाँ था -3, तो इसके बीच का पोटेंशियल हो गया 6 वोल्ट। यानी सीधा सीधा देखिए कि इसमें कॉमन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब अगर कॉमन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है तो हमने देखा पहले वाले में, पहले आर्म में ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू I1R1, दैट मीन्स व्हाट, I1 इज इक्वल टू V/R1। देन दूसरे आर्म में देखा, CD आर्म में भी V इज इक्वल टू I2R2, दिस इम्प्लाइज दैट I2 इज इक्वल टू V/R2। तीसरे आर्म में देखा V इज इक्वल टू I3R3, इसका मतलब I3 इज इक्वल टू V/R3, ठीक है। अब देर हैज टू बी व्हाट, अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इट सेज दैट चार्जेस कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना चार्ज हमने टोटल इनपुट किया, वो इनपुट चार्ज की वैल्यू किसके बराबर है, I1 + I2 + I3। I1 क्या है, ये हो गया V/R1, I2 क्या है, V/R2, I3 क्या है, V/R3। I क्या है, यहाँ देखें, यहाँ भी तो ओम्स लॉ लग रहा है, ओम्स लॉ लगेगा तो V = IR। यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ V/R, V कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया। सो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, राइट। समझ गए, दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट वाज। द स्टेटमेंट इज सेइंग, with the help of a suitable circuit diagram, prove that reciprocal of equivalent resistances of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of reciprocal of individual resistances. Now that's a derivation, look the language, be alert, कभी भी पूछा जा सकता है। Got it? Now come back to the next question. पहले इसका सोल्यूशन एक बार देख लें। आपको यही प्रूव करना था कि 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 थे, पैरेलल लगे हुए थे, तो हर एक रेजिस्टेंस से इंडिविजुअली इतनी करंट चलती थी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते पैरेलल का तो V = IR, वहाँ लगाते तो इट इज़ V/RP। फिर आपने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया, I = I1 + I2 + I3, बस ऐसा लगाने पर आपका रिजल्ट आया। कमिंग बैक, नेक्स्ट थिंग, with the help of suitable circuit diagram, prove that this was the question I was already doing, okay। यहाँ आपका रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल वन, with the help of suitable circuit diagram, prove that the reciprocal of equivalent resistance, this question we have already done, okay। Next, an electric circuit consists 2 resistors of 12 ohm each and are joined in parallel to a 6 volt battery। सर्किट बनाते हैं। सर्किट कहता है कि 2 रेजिस्टेंसेस 12 ohm each are joined in parallel to a 6 volt battery, got it। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है? ये तो बहुत सिंपल तरीका है। आप देखें 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। So it is what? It is 1 upon 12 plus 1 upon 12, that is equal to what? 12 taken LCM, 1 plus 1, that is 2 by 12. 1 upon R equivalent is equal to, so R equivalent is equal to what? It is 12 upon 2, that is what? It is 6 ohm. यहाँ से भी करें तो आपको 6 ohm मिल जाएगा. It is what? 12 upon 2, that is equal to 6 ohm. यहाँ पर भी देखें ये कितना हुआ? 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12, सो दैट इज़ व्हाट? इट इज़ 12 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 12, 12 कट गया, इट इज़ व्हाट? इट इज़ 6 ओम. इट इज़ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट? इट इज़ आर इक्विवेलेंट इज. नेक्स्ट यू कम फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. अब आपका सर्किट कितना बचा? अब आपका सर्किट बचा कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू 6 ओम है. आपने इसके साथ एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई तो V इक्वल टू आई आर. वोल्टेज कितना अप्लाई किया? 6. करंट क्या है? I. R की वैल्यू क्या है? 6. I इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 एम्पियर. दैट इज जॉब डन. करंट की वैल्यू कितनी आई? 1 एम्पियर. देखिए बहुत सिंपल सा रिलेशन है. दो रेजिस्टेंसेस हैं, दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल जुड़े हुए हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/6, R इज इक्वल टू 6 ओम. फिर V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन R, दैट इज 6/6, दैट इज 1 एम्पियर. नेक्स्ट कम, how will you infer with the help of an experiment that the same current flows through every part of the circuit that contains 3 resistors in series? कैसे पता करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करती है? एंड एक्सपेरिमेंटली यू हैव टू टेस्ट. बल्कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ प्रूव किया, कुछ टेस्ट किया था. वो ये देखा कि वाई इट इज सो दैट द कॉमन पोटेंशियल एग्जिस्ट्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. तो अभी वो देख लिया था जहाँ हमने 6 वोल्ट की बैटरी को +3 -3 में स्प्लिट किया. यहाँ देखें कि एक एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी छोटी सी है. आपके पास 1 2 3 रजिस्टर्स हैं. इसके साथ जहाँ रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए एक एमीटर लगाइए, एक की लगाइए, एक रियोस्टेट लगाइए, सेल लगाइए, बैटरी लगाइए, सर्किट क्लोज हो गया. अब क्या करते हैं? आप अभी रियोस्टेट की वैल्यू सेम रखें. पहले एमीटर यहाँ लगाया, अब एमीटर यहाँ लगाओ, फिर एमीटर यहाँ लगाओ, फिर एमीटर यहाँ लगाओ, कहीं भी लगा लो, करंट की वैल्यू सेम है. कनेक्ट अनदर एमीटर A1 बिटवीन BC एंड DE. यानी BC में और DE में आप और एक एमीटर लगा लो अपार्ट फ्रॉम दिस वन. यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, रीडिंग सबकी सेम है. तो कहीं भी लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, इसी को हटा के लगा लो या कोई दूसरा लगा लो. दोनों स्थितियों में सारी की सारी रीडिंग सेम है. फिर आप क्या करिए? इससे रियोस्टेट को थोड़ा सा आगे पीछे करिए. तो आगे पीछे करने के बाद रिपीट द सेम प्रोसेस. यानी एमीटर यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, इसी को लगाओ या एक और ला करके लगाओ, फिर भी रीडिंग सेम रहेगी. बस ध्यान ये रखना कि जब आप एमीटर की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, डू नॉट चेंज द रीडिंग थ्रू रियोस्टेट. तो सारी रीडिंग सेम थी, सारी रीडिंग सेम थी. इसका मतलब सारे रेजिस्टेंसेस में करंट अनडिवाइडेड अनडिमिनिश्ड चल रही है, भले ही कितने एमीटर्स आप लगा लो. दैट्स अ सिंपल वन. All the emitters give the same reading at each time. Conclusion: the same reading of all the emitters in such observation concludes that the same current flows through every part of the circuit. And you know, it is based on principle of conservation of charge. Charge says that charges cannot be created, cannot be destroyed. तो यानी जितना चार्ज बैटरी से निकला उतना वापस भी करो. अगर ऐसा नहीं कर पाए तो इसका मतलब either you are creating some charge in the circuit or you are destroying some charge in the circuit. Simple. All the connections should be tight and properly connected as per circuit diagram. Next,
positive terminal of ammeter and voltmeter must be connected to the positive terminal of the battery a positive terminal of eliminator। आपने देखा होगा कभी अगर एमीटर को कनेक्ट करते हैं तो एमीटर में जीरो से नीचे डिफ्लेक्शन आ गया। ये जीरो से नीचे डिफ्लेक्शन क्यों आया? क्योंकि सर्किट में आपने करंट उल्टा बहा दिया, डिफ्लेक्शन उधर को जाना था, लेकिन आपने करंट उल्टी बहा दी। अब एमीटर वेस्टर्न टाइप थोड़ी होते हैं, एमीटर तो जीरो टाइप होते हैं, जीरो बेस्ड होते हैं, तो इनको इस डायरेक्शन पे करंट देनी थी। अगर आपने करंट उल्टा बहा दी तो थोड़ा नीचे होकर के स्टॉप करके आसपास रुक जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, look this circuit, consider the given circuit and find the current flowing in the circuit and potential difference across 15 ohm resistor when circuit is closed। कैसे करें? बहुत छोटा सा सवाल है। यहाँ देखें कि आपके पास तीन रेजिस्टर्स हैं, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। इन तीनों को जोड़ा तो ये रेजिस्टेंस जुड़ के कितना हो गए? 30 ओम हो गए, राइट। ये हो गया कितना? 30 ओम। ये 30 वोल्ट की बैटरी हो गई। यहाँ आपने की लगा दिया, क्या लगाया यहाँ पर? 30 वोल्ट की बैटरी लगाई, राइट। नाउ V इक्वल टू वॉट? I इंटू आर। वोल्टेज कितना है? 30। I की वैल्यू पता करनी है और R की वैल्यू कितनी है? 30। सो I की वैल्यू कितनी हो गई? 1 एम्पियर, सिंपल। सो 1 एम्पियर की करंट इस मेन सर्किट से विड्रॉ की जा रही है। 1 एम्पियर की करंट, यहाँ से कितनी करंट चल रही है? 1 एम्पियर की करंट चल रही है। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, अगर 1 एम्पियर की करंट चलती है तो हमसे तो एक का ही पूछा है, लेकिन हम सबको बता देते हैं इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। V इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी? 1। आर की वैल्यू कितनी? 5, यानी 5 वोल्ट। यहाँ पर देखा V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू कितनी? 1, आर की वैल्यू कितनी? 10, यानी 10 वोल्ट, राइट। फिर यहाँ देखा, यहाँ पर हमने देखा V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 15, यानी ये 15 वोल्ट। अब आपने इन सबको जोड़ा, 15, 10, 25, 5, 30 वोल्ट, सही है। क्वेश्चन इज डिमांडिंग व्हाट इज पोटेंशियल अक्रॉस 15 वोल्ट। 15, ये 15 ओम के अक्रॉस 15 इंटू 1, V इक्वल टू आई इंटू आर। आई 1 है, आर 15 है, वैल्यू आ गई, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, this question, 3 resistors R1, R2, R3 are connected in parallel combination to the battery, ammeter, voltmeter and key। ठीक है, draw suitable circuit diagram and obtain the expression for equivalent resistance of the combination of circuit। तो equivalent resistance का हमने किया था। एक बार हम इसमें सर्किट डायग्राम में वैल्यूज़ भी डाल देते हैं, यानी हमको सर्किट एलिमेंट एक बार बनाना है तो चलो बनाते हैं। लुक हियर, इट इज़ आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, इट इज़ आवर सेकेंड रेजिस्टेंस है R2, इट इज़ थर्ड रेजिस्टेंस है R3। 3 resistors R1, R2, R3 are connected in parallel and the combination is connected to a battery। Combination is connected to a battery। Battery means what? This is what? Battery। Ammeter and voltmeter, but voltmeter has to be connected how? Voltmeter has to be connected in parallel। Voltmeter has to be connected in parallel, it has to be connected in parallel। Okay, draw the suitable circuit diagram and obtain the expression for equivalent resistance of the combination of resistors। So it is what? It is the circuit diagram, combination is there, derivation we have already done। Okay, now coming back to the next question, this is what the derivation part। Let us come back to the last question of this here। It is calculate the equivalent resistance of the following network, 10 ohm, 20 ओम, 20 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। शॉर्टकट सिंपल ये है कि अगर आपके पास दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो आप इसको पहले तो कैलकुलेट करके सर्किट में ही दिखा दें। 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, दैट इज़ व्हाट? इट इज़ 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 20, ये कैंसिल, तो ये हो गया 10 ओम। ये हो गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इतना हो गया। अब ये वाला इसका इक्विवेलेंट आया है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये हो गया 10 ओम
और ये भी हो गया 10 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 10 + 10 दैट इज व्हाट 20 ओम। पूछा क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कमिंग इक्वल टू 20 ओम। पहले क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड थे, वैल्यू